नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश खबर दिन भर का। तो आपको बताते हैं पूरे दिन भर की जो भी खबरें रही हैं थोड़े विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर देश के तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वहीं आज की बात करें तो जो हालात हैं उनका भी जायजा उनकी ओर से लिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे, जहां मोदी ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन किया और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज उत्तराखंड राज्य का दौरा किया। हालांकि पीएम मोदी को बारिश के बाद मची तबाही का हवाई सर्वेक्षण भी करना था, लेकिन मौसम के चलते उसे रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की है। इसी के साथ ही तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के सहायक पैकेज की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने राजधानी देहरादून का भी दौरा किया है। साथ ही राज्य में आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद बुनियादी ढांचों की बहाली का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता जो है उस पर जोर दिया। और वहीं खबरों की माने तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार, स्कूलों का पुनर्निर्माण होगा। इसके साथ ही इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान भी की जाएगी। पशुओं के लिए मिनी किट वितरण करता भी इसमें शामिल है। और आपको बताते चले कि उन्होंने बाढ़ और संबंधित आपदाओं में मृतकों के निकटतम परिजनों के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए तकरीबन 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। तो इसी के साथ केंद्र सरकार जो है वो लगातार इन चीजों पर मॉनिटरिंग कर रही है। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्र टीमों की रिपोर्ट के आधार पर जो है आकलन को आगे इसकी समीक्षा करने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल राहत और प्राकृतिक में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और राज्य प्रशासन के साथ साथ अन्य जितनी भी संगठन थे उनके कर्मियों के प्रयासों की जो है यहां पर सराहना की है। और क्या कुछ रही राज्य की स्थिति इस दौरान, इससे राज्य की जो वर्तमान स्थिति है बाढ़ की, बारिश की, आज दिन की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपने क्षेत्र बनारस पहुंचे, जो कि उनकी लोकसभा सीट भी है। वहीं वाराणसी पहुंचने के साथ ही उन्होंने वहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। वहीं जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम कल आध्यात्मिक नगरी वाराणसी पहुंचे थे, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया था और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया था। दोनों देशों के बीच और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में विकास, साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग को प्रमुखता से शामिल किया गया। हालांकि इन दोनों ही देशों की मुलाकात से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रधानमंत्री रामगुलाम से मुलाकात की थी। भारत और मॉरिशस दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक में आपको काफी तालमेल जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए दोनों देशों ने बहुआयामी साझेदारी पर चर्चाएं की और साझा इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित रणनीति साझेदारी करने की भी मजबूती सी बात की गई। आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से लेकर 16 सितंबर तक भारत की 1 सप्ताह की राजकीय यात्रा पर हैं। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च 2025 में मॉरिशस की यात्रा में बनी सकारात्मक गति पर आधारित है, जब दोनों देशों ने अपने संबंधों को सर्वोदित रणनीतिक साझेदारी तक जो है वो बढ़ाया था। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे
और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर शेयर्ड फ्यूचर। फ्रेंड, पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिन फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। यमुना नदी आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हाल ही में नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया
कि ताजमहल की बाहरी दीवारों तक पानी पहुंच गया था, जिसके बाद गोकुल बैराज में भारी पानी जो है छोड़े जाने के चलते जलस्तर और बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जो है वो जारी किया था, लेकिन विशेषकर ताजमहल के आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ी बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का भी काम यहां पर प्रशासन की ओर से किया गया। दूसरी तरफ ताजनगरी आगरा में यमुना का जलस्तर घटना भी शुरू हो गया, लेकिन बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा। असल में आगरा स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। दरअसल आगरा में 47 साल बाद यमुना नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया था, जहां नदी का पानी आसपास के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया था। इतना ही नहीं, लोगों के घर आंगन तक जो है पानी घुस गया था। अब हालांकि धीरे धीरे जल स्तर जो है वो घटने लग रहा है, लेकिन बाढ़ का पानी पीछे तमाम बीमारियां जो हैं वो छोड़ गया। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। इंडिया वॉइस के संवाददाता जिशान अहमद ने आगरा के सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव से खास बातचीत की है, जिसका कुछ हिस्सा आपको भी देखना चाहिए। मथुरा, हथनी कुंड और गोकुल बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण आगरा की यमुना नदी ने अपना विकराल रूप ले लिया है। कह सकते हैं कि 47 साल बाद यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। वहीं यमुना का पानी अब धीरे धीरे जो जलस्तर है वह डाउन होने लगा है, लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो आगरा से सटे हुए देहात के क्षेत्र हैं वहाँ पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। अब स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं किस तरीके से आगरा स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं। सर, क्या कहेंगे किस तरीके? देखिए, इसमें जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन जगहों पे पानी उतर गया है, और पूर्व में भी हमारी बाढ़ चौकियों में हमारा स्टाफ लगा हुआ था, वो वहाँ कैंप कर रहा था और वहाँ पे मरीजों को देखा जा रहा था। अब विशेष तौर से वहाँ पे छिड़काव की व्यवस्था नगर निगम के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में और ग्राम विकास के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। साथ में हमारे मलेरिया विभाग के कर्मचारी की सघनता उधर बढ़ा दी गई है। इन कैंप्स के साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे हम जल्दी विसंक्रमित करें उस क्षेत्र को, और साथ में जो बुखार के मरीज हों या डायरिया या कोई भी अन्य बीमारी से ग्रसित हों, उनको तत्काल चिकित्सीय सहायता हम लोग उपलब्ध कराएं। इसके रूप में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आशाओं के पास क्लोरीन टैबलेट ORS की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराई जा रही है, उनके द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, और साथ में यदि आकस्मिकता के आधार पर उनको तत्काल तुरंत वहीं प्रोवाइड किया जा सके। 108 एम्बुलेंस को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा गया है कि जहां से सूचना प्राप्त हो तत्काल उनको वहां पे निकटतम चिकित्सालय पे ले जाएं, और साथ में यदि आवश्यक हो तो हम लोग वहाँ पे अपनी जो एम्बुलेंस उपलब्धता उनको भी पहुँचाया जाए। जो हमारी RBSK की टीम है, उनके प्लान में थोड़ा सा संशोधित करके हम लोग उन विद्यालयों में भेज रहे हैं जो जहाँ के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो बच्चे अब गांव से उन स्कूलों में जाएंगे तो उनका एग्ज़ामिनेशन तत्काल हो जाएगा। तो बहुत सारी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारा ये पीरियड है 7-8 दिन का, ये अच्छे से सभी लोगों को जो भी आवश्यकता के अनुसार हम लोग चिकित्सा उपलब्ध कराएं, और साथ में चूँकि अब संचारी रोग की भी थोड़ी सी गंभीरता बढ़ेगी। चूँकि बरसात के बाद अब बरसात रुकी है, 3-4 दिन हो गए हैं, तो मस्कीटो का प्रजनन भी बढ़ जाता है। विशेष तौर से साफ़ पानी की वजह से, रुकावट की वजह से डेंगू जैसे केसों की संख्या में वृद्धि भी होती है। उसमें भी हमारी जो अर्बन की मलेरिया की टीम है वो लगातार निगाह रखे हुए और उन पर भी अपना कार्य कर रही है। वहीं अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का लगातार जलस्तर अब घटने जा रहा है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक पानी लबालब भर हुआ। तो कितने स्वास्थ्य विभाग ने कैंप बनाए हो, किस तरीके के मरीज उन कैंपों पर आ रहे हैं? देखिए, इस समय 30 से अधिक हमारे कैंप इन सारे क्षेत्रों में लगे हुए हैं, और ज़्यादातर जो स्किन से संबंधित लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि उमस के कारण इरप्शंस भी थोड़े हैं, और साथ में छोटे मोटे इंजरीज़ के साथ बुखार के भी मरीज आ रहे हैं और डायरिया के हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ तत्काल इनको औषधि और उनकी जो भी जांच आवश्यक है हम लोग जांच करा रहे हैं। मलेरिया डेंगू की किट सबके पास उपलब्ध करा दी गई है। जो हमारे PSC या CSCs हैं, वहाँ पे भी सारी हमारी एडमिट करके जो भी आवश्यक दवाएँ हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। देखिए, हमारे साथ
मौजूद थे आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर घट रहा है वैसे ही आगरा स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं आगरा शहर की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति काफ़ी उथल पुथल भरी रही है। हाल ही में केपी शर्मा ओली देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगी प्रतिबंध और न्याय प्रदर्शन की पारदर्शिता की मांग को लेकर और कमी को लेकर जो है यहाँ साथ साथ युवा वर्ग यानी कि जो जेन जी था, जनरेशन जी था, में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते भारी विरोध देखने को मिला, जिसके बाद 9 सितंबर को ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित बाकी वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया था। विपरीत परिस्थितियों के कारण देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था और कई जगहों पर अभी भी प्रदर्शन जो है वो जारी है। सरकारी इमारतों के जलने फटने की घटनाएं जो हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। इसके बाद नागरिकों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें जो हैं वो भी सामने लगातार आई। हालांकि जहां तक नए प्रधानमंत्री नियुक्त करने का सवाल है, अभी तक निश्चित नाम जो है वो तय नहीं हो सका है, लेकिन कुलमन घिंसिया और सुशीला कार्की जैसे लोगों के नाम जो है वो अस्थायी प्रधानमंत्री के लिए चर्चा में रहे हैं। हालांकि चर्चाओं में तो काठमांडू के मेयर और रैपर भलेंद्र शाह का नाम मिला, लेकिन नेपाल के राष्ट्रपति ने कहा है कि वे संकट का अंत चाहते हैं और नई सरकारी रणनीति के तहत जो है जो कार्यकारी नेता की तलाश जो है वो काफी लंबे समय से जारी है और बातचीत के बीच अब प्रदर्शनकारी नागरिकों से भी अपील कर रहे हैं। ये पत्र ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति और सेना ने जेन जी नेताओं से कहा है कि उन्हें एक नाम जो है वो तय करना होगा ताकि सरकार आगे चल सके। देश में नक्सली संगठन लगातार अब कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी समुदाय जो पहले माओवादियों के झूठे वादों से प्रभावित होते थे, अब सच्चाई को समझने लगे हैं और वे संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे। ये सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार की पुनर्वास नीति की सफलता को भी दर्शाता है। अगर यही रुख जारी रहा तो आने वाले समय में नक्सलवाद की समस्या पर और भी बेहतर नियंत्रण जो है वो पाया जा सकेगा। असल में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जो कि एक सकारात्मक खबर है, जहां सुरक्षा बलों ने लगातार प्रयासों के चलते 16 माओवादी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये नक्सली लंबे समय से डूंगा और लंका जैसे प्रभावित इलाकों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में जनताना सरकार के सदस्य, पंचायत मिलिशिया के डिप्टी कमांडर, न्याय शाखा अध्यक्ष और महिला नक्सली भी शामिल हैं। पूछताछ में नक्सलियों ने खुलासा किया है कि माओवादी संगठनों के शीर्ष नेता आदिवासियों को जल जंगल और जमीन की रक्षा जैसे झूठे वादों से बहकाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असल में उनका शोषण होता है। खासतौर पर महिला नक्सलियों के साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार होता है और बाहरी माओवादी नेताओं की ओर से स्थानीय आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इन कारणों से वह संगठन के तंग आकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इससे पहले माओवादियों की केंद्र कमेटी ने 11 पन्नों की एक बुकलेट भी जो है वो जारी की थी, जिसमें उन्होंने अपनी हार और नुकसान की समीक्षा की थी। इस बुकलेट में उन्होंने स्वीकार किया था कि उनकी रणनीतियां अब असफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इस साल उनके महासचिव बसबा राजू समेत 4 केंद्रीय और 17 राज्य स्तरीय नेता मारे जा चुके हैं। साथ ही फिलीपींस के नक्सली नेता की मौत का भी जिक्र किया गया। तो 16 नक्सलवादियों ने जो है आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि देवभक्ति और देशभक्ति थोड़ा अलग अलग दिखता है, इसलिए 2 शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि वास्तविकता में ये दोनों हमारे देश भारत में अलग नहीं है, बल्कि एक ही बात है। उन्होंने कहा कि जो वास्तविक भक्ति करेगा वो देशभक्ति भी कर सकेगा, जो प्रामाणिक से देशभक्ति करेगा उसे भगवान देवभक्ति भी करवा लेंगे। सुनिए। श्री श्री रविशंकर महाराज और सभी बंधु भगिनी, गुरुजी के अमृत वचन सुनने के बाद और कुछ बोलना
बाकी नहीं है। यही सार है जो ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा है, तो उस आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। देवभक्ति और देशभक्ति थोड़ा अलग अलग दिखता है, इसलिए दो शब्द उपयोग में लाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश में, भारत में, ये दो अलग नहीं है। एक ही बात है। जो वास्तविक भक्ति करेगा वो देश की भी भक्ति करेगा, और जो प्रामाणिकता से देशभक्ति करेगा उससे भगवान देवभक्ति भी करवा लेंगे। ये तर्क नहीं है, ये अनुभव है। ऐसा होता है क्योंकि हमारा भारत देश बना कैसे, किसी ने बनाया तो है नहीं। कितने वर्षों से भारत नाम है, बहुत प्राचीन समय से, शायद इतिहास भी तब तक जागा नहीं था। वो भारत बना क्यों? इसीलिए बना, शिव शंकर जी आदि गुरु है। तो सबके अंदर जो एक तत्व है उसको जानने के 108 रास्ते सबको सिखाने वाली शिव जी है। अलग अलग पद्धतियां, 108 प्रकार की। मनुष्यों की प्रकृति अनेक प्रकार की है, तो सबको एक ही रास्ता सुहाता नहीं है। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पतयुताम। रुचि वैचित्र्य के कारण, सबकी अलग अलग टेस्ट होने के कारण सीधे साधे सरल, टेढ़े मेढ़े कठिन अनेक प्रकार के रास्ते हैं। किनके? मनुष्यों, नृणाम। लेकिन जाना सबको एक ही जगह, एको गम्या त्वम असि। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्या त्वम असि। तुम ही हो। ये जो नाना पथ है, तो फिलहाल के लिए खबर दिन भर पर मेरे साथ इतना ही। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश आपके लिए। अहंकार नॉलेज का दुश्मन है। जो जितना जानता है वो उतना ही विनम्र होता है, क्योंकि विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। नमस्कार।